संवादी की अभी हम संध्या वाले सत्र में आ गए हैं और अभी जो हमारा विषय है कि साहित्य में युवा बिहारी स्वर कैसे आ रहा है। पहले जो साहित्य लिखा गया या जो साहित्य की रचना हुई वो कैसे भिन्न है, क्या नए सवाल नए साहित्यकार लेकर आ रहे हैं अपनी कहानियों में, कविताओं में, उपन्यासों में। कविता लेखन करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं यही देख रहा हूँ। कहानी लिखने वाले बहुत कम हैं, उपन्यास लिखने वाले बहुत कम हैं, कवि बहुत है हमारे पटना शहर में, एकदम युवा पीढ़ी है, वो सब अच्छा लिख रहे हैं। तो हम यही सब समझने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच सिनेवाली जी हैं, अनुशक्ति सिंह जी हैं, जो लंबे समय से साहित्य रच रही हैं, कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से, और दोनों का पत्र पत्रिकाओं में लगातार जुड़ाव लेखन रहा है। आज अभी हम सबने सिनेवाली जी का जन्मदिन भी मनाया। आपको एक बार पुनः बधाई, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। और आप ही से शुरू करेंगे कि जो युवा स्वर है बिहार का साहित्य में किन रूपों में निकल के आ रहा है, वो कैसे भिन्न है जो पहले रचा गया, और क्या नई चीज़ों की तरफ वो कैसे फोकस कर रहा है, क्या नया रचा जा रहा है। आप सभी को मेरा प्रणाम। दैनिक जागरण अनंत सर को मेरा धन्यवाद, आभार। साहित्य अनवरत चलता आ रहा है और अभी जो मैं वर्तमान संदर्भ में देख रही हूँ कि जब से पूरी दुनिया खुली है इंटरनेट के माध्यम से, तो कई सारे विषय आए हैं और युवा पीढ़ी उन सभी विषयों पर लिख रही है और बहुत बढ़िया काम भी हो रहा है। एक तरफ वो पौराणिक पर भी काम करती है, एक तरफ ग्रामीण भी है, और ग्रामीण में भी ऐसा नहीं है कि कुछ जो दिख रहा है ऊपर से सिर्फ उसी पर बात की जाए, बल्कि वो भीतर तक जाके बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ ला रहे हैं। शहर की भी कहानियाँ हैं, छोटे शहरों की भी कहानियाँ हैं। अभी कथा समाख्या अगर आप पढ़ेंगे इस बार का अंक, तो उसमें कई बिहारी लेखक हैं। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि 5 या 6 कहानियाँ हैं जहाँ तक मुझे याद है, उसमें कई बिहारी हैं, ज़्यादातर बिहारी ही हैं। और अभी पिछले साल वैशाली नामा उपन्यास आया था, पटना के ही लेखक हैं, तो वो उपन्यास भी मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़कर। जैसा आपने कहा कि बहुत सारे नए लोग लिख रहे हैं, बहुत सारी रचनाएं आ रही हैं। आपकी नज़र में वो कौन सी चीज़ है जिसकी तरफ नए लेखक उन्मुख हो रहे हैं, नई बातों को सामने लेकर आ रहे हैं? मैं तो ये बात कहूँगी कि नए लेखक से ही आप नएपन की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? नएपन की उम्मीद तो हर लेखक से होनी चाहिए। आप देखिए राजकमल चौधरी 1960s में लिखते हैं मछली मरी हुई। क्या वो अपने वक्त की सबसे नई रचना नहीं थी? क्या ललका पाक की कहानी अभी प्रेवलेंट नहीं है? क्या ललका पाक को आप अभी परिदृश्य से बाहर कर देंगे, या फिर रेणु के ठेस या शक की कहानियों को बाहर कर देंगे? बात यह है कि नए लेखक उस वक्त जब अपने वक्त जो वरिष्ठ हो गए हैं, जब वो अपने वक्त को उन्होंने अपने वक्त को उस वक्त लिखा, वो अपने वक्त को अब लिख रहे हैं, और नए लेखक भी अपने वक्त को लिख रहे हैं, तमाम चिंताओं को लिख रहे हैं। बस यही होता है नया। और नया क्या होता है? नया वैसे बहुत ही भ्रामक शब्द है। बड़ी एक मैंने कुछ किसी को मैंने कहते हुए सुना था, नया जो है वो सब पुराना है। बस आप जिस तरह से चीज़ों को देखते हैं, चीज़ों को महसूस करते हैं, वह नया है। तो नए पल के जाल से थोड़ा सा हट जाइए। युवाओं से पूछिए कि उनका टॉपिक, विषय क्या है इस वक्त, किस ओर उन्मुख हैं वो। और हो सकता है वो किसी बहुत प्राचीन, जैसे इन्होंने हेती लिखा जो बहुत पौराणिक है, मैंने शर्मिष्ठा लिखा, गीता श्री सामा चकेवा लोक लिख रही हैं, या फिर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। तो सब गीता श्री वरिष्ठ युवा हैं, मैं वरिष्ठ युवा प्रभात रंजन की बात कर ले रही हूँ जो किस्सा ग्राम लिख रहे हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि युवा ही एक पर्टिकुलर चीज मैंने इसलिए कहा कि जो पुराने हैं वो लिख चुके, वो बात उनको जो अनंत विजय सर लिख चुके, उन्होंने अपनी बात कही। अब जो चूंकि युवा स्वर है, तो वो कौन सी चीज़ जो छूट गई है, वो कौन सा, सोसाइटी बहुत बदल रहा है, बहुत तरह का तनाव दबाव, तो क्या नए लेखकों में वो सारी चीज़ें आ रही हैं? देखिए भाई, मैं उम्मीद का बोझ किसी पर लादने से बड़ा मुझे कुफ्त होता है बहुत ज़्यादा। नए लेखकों से ही समय की उम्मीद क्यों करते हैं? नया लेखक वह सब कुछ लिखेगा, वह लिखना चाहेगा जिसके प्रति उसकी संवेदना होगी। वह संवेदना पौराणिकता के प्रति भी हो सकती है, वह संवेदना लोक के प्रति भी हो सकती है, और वह संवेदना किसी बेहद नए विषय के प्रति भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन दृष्टि तो नहीं होगी कोई वही बात फिर से कही जाएगी, या कुछ नए चीज़ों की तरफ वो इशारा करेंगे, नई चीज़ों की तरफ। दृष्टि 90 साल के लेखक की भी नहीं हो सकती है।
और दृष्टि 25 साल के लेखक की भी बहुत पुरानी हो सकती है। आप नई दृष्टि और पुरानी दृष्टि के झोल में माँ फंसाए प्लीज़। युवा लेखकों को रचने दे जो वो रच रहे हैं। नहीं, मैं फंसा बिल्कुल नहीं रहा हूँ। मैं फिर आप ही से जानना चाहूँगा कि बहुत सारे, जैसे अभी लगातार बात हो रही है, बहुत सारे रचनाकार जो बिहार के बारे में, सब बिहार से बाहर रहते हैं। आप भी दिल्ली रहती हैं, तो वहाँ एक दूरी है, यहाँ समाज है, आप वहाँ रह रहे, तो वहाँ से उतनी दूर से क्या कल्पना के सहारे वो लिख रहे हैं, या समाज में कैसे शामिल हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं कि जो चीज़ें बदल रही, दुनिया रोज़ बदल रही है, रोज़ नया नया कुछ हो रहा है, तो उन चीज़ों से वो अवगत कैसे हो पा रहे हैं? एक दूर से देखी हुई चीज़ है या शामिल होकर लिखी जा रही चीज़ है? बहुत अच्छी बात कही मयंक शेखर ने अभी कि मैं सहरसा बनगांव का हूँ और बहुत फ़ख्र से अपने ज़िले के बारे में लिखता हूँ। तो वो भी एक लेखक ही हैं, मतलब भले ही वो नॉन फिक्शन लिखते हो। हर लेखक कहीं ना कहीं जब वह कुछ रचता है तो अपनी परवरिश को, अपने होने को, अपने जीने को उसमें शामिल करता है। जब मैं कितकित लिख रही होती हूँ तो मैं एक ज़िले वसंतपुर का निर्माण करती हूँ जो शायद वीरपुर है, जिसको शायद नेहरू जी ने बसाया था। जब मैं शर्मिष्ठा लिख रही होती हूँ तो उसमें एक शब्द मैं अरियातना ले आती हूँ जो मैथिली के अलावा कहीं नहीं है। जब सिनी वाली कहानियाँ लिख रही होती हैं तो बिहार का ग्रामीण परिदृश्य हर जगह है उसमें। तो आप यह कैसे, मतलब आप यह कैसे कह सकते हैं कि वह दूर से देख रहा है? एक जो चीज़ जो हमारी नसों में, हमारी रगों में, गालिब का बड़ा अच्छा शेर है, रगों में बहते रहने के हम नहीं कायल, जो आँख से ही निकला तो लहू क्या है। तो हमारे लहू में वो चीज़ बह रही है, हमारे लेखन में बार बार निकल कर सामने आएगी ही। आप इसको ईगल आई से देखना नहीं कह सकते हैं। दिस इज समथिंग हम लोग उसमें काइंड ऑफ लाइक इमर्स्ड हैं। वो चीज़ें मैं अपनी जो 18 साल में सहरसा में रही, 18 साल के बाद मैं बाहर गई, 18 साल की जो मेरी परवरिश है उसको मैं कैसे भूल जाऊँ, उसको मैं कैसे किसी बाहरी के तौर पर देखूँ? वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर जिंदा होगा। आप उसको, और आप अगर आप एक जागरूक पाठक हैं, लेखक का ही जागरूक होना मैटर नहीं करता है। कई बार पाठकों को भी उस दृष्टि से चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा लेखक आपके कितना करीब है। मेरे बहुत सारे बिहारी पाठकों ने मुझसे कहा कि यहाँ पे तो बहुत सारे मैथिली के शब्द हैं, और मुझे उम्मीद है कि सुनने वाली से भी बहुत सारे इनके पाठकों ने कहा होगा कि यह बिल्कुल हमारे परिवेश की घटना है। तो हम लोग यह कहना और यह पूछना भी, मुझे लगता है कि आप बाहर से देख रही हैं या फिर इसमें घुली मिली हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे होने को लेकर एक सवाल है जिसमें कि अरे आप तो बाहर से देख रही हैं। और ये अक्सर हम बिहार के लेखिकाओं को और लेखकों को अक्सर सुनने को मिलता है कि वो लोग तो विदेशी, वो लोग तो शहरी जीवन लिखते हैं। क्या शहरी जीवन में अपनी परवरिश भूल जाते हैं लोग? नहीं ना। तो बस नहीं, मैं आपके होने को से इनकार नहीं कर रहा हूँ। तो मैं उससे इनकार नहीं करूँ। मैं सिनेवाली जी से भी चाहूँगा कि आप इस बात को और थोड़ा आगे बढ़ाएं कि कैसे आप जब समाज में एक समय तक रहती हैं, देखती हैं, चीज़ों को परखती हैं, महसूस करती हैं, फिर आपका एक लंबा समय जब बाहर आप चली जाती हैं, बाहर रहना होता है, तो एक अलग तरह की वहाँ का जो समाज है, वहाँ की जो दुनिया है, उसको आप न लिख के आप वापस उसी ज़मीन पर आते हैं जहाँ आपका जन्म होता है, आप रही हैं, कुछ दिनों तक पली बढ़ी हैं। वो जैसा कि उन्होंने कहा कि वो हमसे छूटता नहीं, हमारे इर्द गिर्द रहता है, वो तो अच्छी बात है। तो क्या वो आप लिखने के चक्कर में जो तत्काल हमारे सामने सब कुछ घटित हो रहा है, उससे आप आंखें मूंद लेती हैं? वहाँ की कहानी, वहाँ का जीवन आपकी रचनाओं में ना आके बार बार आप यहाँ क्यों लौटती हैं? मेरी अधिकतर कहानियाँ ग्रामीण हैं और गांव में मैं बहुत लंबे समय तक रही हूँ और गांव वाली बन के रही हूँ। हर तरह की परेशानी और बाढ़ की बहुत ख़राब स्थिति में भी रही हूँ और गांव को बहुत ही करीब से देखा है। तो मेरी कहानियों में जो मैंने आसपास देखा है, मेरी कहानियों में मैं कहीं नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं ये सोच के नहीं लिखती हूँ कि मैं लेखक हूँ और मुझे लिखना है। मैं ये सोच के लिखती हूँ कि हमारे आसपास जो बातें हो रही हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, शायद आसपास के लोग उस दृष्टि से उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं या शायद समझ नहीं पा रहे हैं, या उस किसी के आँख में जो दर्द है शायद कोई समझ नहीं पा रहा है। तो शायद मैं लिखूं कहानी के माध्यम से तो और लोगों के बीच में वो बात जाएगी। तो मैं उस पात्र के रूप में खुद को बदलती हूँ।
जैसे मेरी कहानी आप हंस अकेला रोया पढ़ें तो उसमें एक पात्र है जिसके पिता की मृत्यु होती है और श्राद्ध भोज जो कि बिहार में हर घर में होता है और बहुत कर्ज होता है हर घर में, तो किस तरह से उसकी स्थिति खराब होती है घर में जाके भोज के चक्कर में। तो मैंने आसपास हर घर में देखा है, तो मुझे लगा नहीं ये बात कहानी के माध्यम से मैं कह सकती हूँ, क्योंकि जब हम किसी संवेदना के सहारे किसी को कोई बात कहते हैं तो शायद इतनी सी ही बात हो वो आदमी समझने की कोशिश करता है, और अगर हम बहुत लेख के माध्यम से या भाषण के माध्यम से तो एक रिएक्शन आता है कि नहीं हम सही हैं, क्योंकि कोई खुद को गलत नहीं कहता। और इसी तरह से मेरी कहानी आई कर्तव्य बायस कि गांव में चुनाव के समय में क्या माहौल होता है, और जब कहानी ये लिखी गई, गांव की ही कहानी थी, लगभग आंखों देखा ही था मेरा, तो जो पात्र भोला था उसने आके मुझे कहा भौजी ये हमरे पे लिखी दिलो। तो मैंने कहा कि ये मेरा दुर्भाग्य हो गया कि आप जान गए कि मैं लेखक हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि आप जाने कि मैं लेखक हूँ। जैसे ही पात्र को पता चलता है कि ये लेखक है वो गायब हो जाता है पात्र, आपके सामने में स्वाभाविक रूप से कभी नहीं आएगा। और जैसे धीरे धीरे लोग जानने लगे हैं तो कहीं ना कहीं मैं अंदर से डरी रहती हूँ कि मेरा जो पात्र, जिस नज़र से मैं अपने पात्र को खोजती हूँ उससे मैं कहीं दूर तो नहीं हो जाऊँगी। जब मैं गांव से रहना मतलब परमानेंट में दिल्ली आ रही थी रहने, तो एक डर मेरे साथ लगातार चलता था कि मेरी भाषा कहीं कृत्रिम तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि जो भाषा में मैं जो बात कहना चाहती हूँ वो मिलावटी तो नहीं हो जाएगी, एक भी शब्द मिलावट का तो नहीं आ जाए। क्योंकि जब आप कहानियाँ पढ़ते हैं ग्रामीण कहानियाँ, तो ग्रामीण कहानी ज़रूर होती है लेकिन उसकी आत्मा देखिए गायब होती है, उसके शब्द आर्टिफिशियल आएंगे या ज़बरदस्ती जड़ दिए जाएंगे, तो फिर वो बात नहीं आती है जो आनी चाहिए। तो मुझे लगातार ये डर लेके मैं चल रही थी। अभी भी मैं जाके लगभग 2 महीने गांव में रहती हूँ और एकदम प्योर ग्रामीण बन के रहती हूँ। सबको पता है कि लिखती है ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे आसपास के लोग ना माने कि मैं लेखक हूँ, ताकि मैं उनके भीतर धीरे धीरे जा सकूँ। मतलब मेरा जो लेखन का अपना तरीका है। आपने जो बात कही कि खारिज करने वाली बात, मैं आपको खारिज नहीं कर रहा था, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा आपकी बातचीत के माध्यम से। हमारी भी जिज्ञासा, सबकी जिज्ञासा है। अभी बहुत सारे कवि, पटना में रहने वाले कविता लिखने वाले ज़्यादा हैं, कहानियों की तरफ बहुत कम लोग, पटना में बिहार में बहुत कम लोग कहानी लिख रहे हैं। कुछ वैसे लोग हैं जो बाहर रहते हैं, बिहार के हैं बाहर रहते हैं, वो लिख रहे हैं। तो उनकी रचनाओं को आप सुनेंगे तो लगेगा कि जैसे बिल्कुल दूर कल्पना के सहारे सब कुछ रच रहे होते हैं। कई सारी कहानियों से गुजरते हुए भी लगा कि जैसे वो बहुत दूर से देख के कल्पना के सहारे सब कुछ रच रहे हैं, जबकि ज्ञान, रचना, ये सब हमने परंपरा में हासिल की है, बहुत लड़ के संघर्ष करके हमने हासिल किया है। तो एक लेखक के रूप में ये कितना ज़रूरी है कि वो सोसाइटी में बिल्कुल शामिल रहे, उसके संघर्षों में, उसके जीवन में, ताकि वहाँ से वो पात्र, भाषा, शिल्प, इन सब चीज़ों को ग्रहण करे। तो क्या आजकल लेखक बहुत अपने आप को काट कर बहुत ही अलग रखते हैं, जुलूसों में, प्रदर्शनों में, धरना में, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें बहुत कम शामिल हो रहे हैं क्या? जयप्रकाश जी, सबसे पहले तो आप यह बुरा मत मानिए कि मैंने आपसे कहा, आपने मुझे खारिज कर दिया। चुहल थी, उसको चुहल की तरह लीजिए। और दूसरी चीज़, आपने कहा कि यहाँ के कवि हैं जो उनको पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि जैसे वे बहुत बाहर से लिख रहे हैं, बहुत कल्पनाशीलता में लिख रहे हैं। कवि की कवि जाने, और मैं भी उस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं दूंगी, पर मेरे अनुसार लेखक बनने के कम से कम 3 अवयव हैं। एक, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण, अवलोकन जिसको आप कहते हैं। दूसरा, कल्पना। और तीसरा कि वह कितना उस परिवेश का हिस्सा है, उसके अपने अनुभव, उसका अपना अनुभव संसार क्या है। क्योंकि आप देखेंगे कि तमाम लेखक जो जो वो उनका अनुभव संसार बड़ा होता जाता है, उनके किस्से और कहानियों का फलक बड़ा होता जाता है। तो लेखक बनते हुए आपने कहा कि बतौर लेखक कितना आप मतलब अपने आप को बाहर से लिख रहे हैं या फिर कितना शामिल रहते हैं। तो जब मैं अपनी कहानियाँ, मैं बाकी लेखकों का भी कहूँगी, इनफैक्ट आप बड़े मार्केज, आप उदय प्रकाश का ही ले लें, जो हिंदी में बहुत बड़े लेखक हैं, या फिर बाहरी स्तर पर आप ले लें, आप, मैंने अभी जामिल ब्रिंकले की किताब पढ़ रही हूँ, उसमें उसका अपना अनुभव संसार है।
तो मेरा जब मैं और उसके बाद जब मैं अपनी ज़मीन पर आती हूँ, जब मैं अपनी रचनाएं करती हूँ, तो जब मैं लिख रही होती हूँ उसमें मैं क्या हूँ, मेरा होना, जो मेरा अनुभव है, मेरी किस तरह से मैंने समाज को देखा है, किस तरह से मैं इसको ऑब्जर्व करती हूँ, उसके साथ कल्पना के तत्व ज़रूर मिले होते हैं, क्योंकि कल्पना नहीं होंगे तो यथार्थ को जस का तस लिख देना, रिपोर्टाज लिखना होगा। मैं पत्रकार हूँ, मुझे बहुत अच्छे से फ़र्क मालूम है कि एक रिपोर्टाज में और एक कहानी में कितना अंतर होना चाहिए, कहाँ पे रिपोर्टाज को कहानी से अलग और कहानी को रिपोर्टाज से अलग हो जाना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछले दिनों एक कहानी लिखी, आई एम अ गुड बॉय मैम। वह कहानी एक विस्थापित परिवेश की एक स्त्री की कहानी है जो कि घरेलू हिंसा की शिकार है, और उसका बच्चा उस हिंसा से उसको उस हिंसा से जूझते हुए देखता है और अपने दोस्तों को बुली करता है। तो उसको आप कैसे, उसमें मेरी वह कहानी मेरी नहीं है, पर उसमें कहीं ना कहीं वह तत्व है जिसमें जब मैंने घरेलू हिंसा देखा, उसमें मेरी कल्पना है, वह शिक्षक, वह बच्चा, वो सब तमाम बाहर के लोग हैं। और उसके साथ मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि कोविड के टाइम में के वक्त में बच्चे कैसे घर परिवार सब कुछ से कट गए थे। तो आप लेखक से कभी यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वह केवल एक चीज़ को, एक तत्व को उठाएगा और लिख देगा। या तो वह रिपोर्ट राइटर हो जाएगा, रिपोर्टाज लिखेगा, और रिपोर्टाज के लिए आपके पास बहुत सारे बड़े सारे रिपोर्टाज हैं, उनको पढ़ लीजिए, बड़ा मज़ा आएगा रिपोर्ट पढ़ने में। या फिर आप डायरी पढ़ लीजिए, अपना अनुभव लिखेगा तो डायरी पढ़ लीजिए। पर जब आप किस्सा पढ़ेंगे, किस्सा सुनेंगे, तो आपको तीनों अवयव देखने ही पड़ेंगे। उसमें कल्पना भी होगी, उसमें कल्पना बेस पढ़ना है तो कवि का तो काम ही है, जहाँ ना जाए रवि वहाँ जाए कवि, तो कवि कल्पना करेगा। पर कहानीकार तभी भी है, पत्रकार भी है और डायरी लेखक भी है, अनुभव लेखक भी है। सो एक किस्से में ये तीनों अवयव बहुत हद तक मौजूद होते हैं। इसलिए आप तमाम बड़ी कहानियाँ, अच्छी कहानियाँ जो देखेंगे उसमें कल्पना भी है, उसमें अवलोकन भी है और उसमें अनुभव भी है। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये अब जैसे रेणु जी को पढ़ते हुए आपको लगेगा कि कितने सारे लेयर्स चल रहे हैं। बिल्कुल, परिवार भी है, समाज भी है, पड़ोस का झगड़ा भी है, ज़मीन का संघर्ष भी है। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अभी जो जिस तरह की कहानियाँ लिखी जा रही है, उपन्यास आ रहे हैं, क्या उसी तरह से आज के रचनाकार उन चीज़ों को ला पा रहे हैं अपनी रचनाओं में? कि कहानी किसी एक आदमी की शुरू होती है, लेकिन पढ़ते हुए आपको लगा कि पूरा संसार आपके सामने आ रहा है। तो क्या बिल्कुल वैसी चीज़ें हैं, या कई बार लगता है कि बिल्कुल एक धारा में चली जा रही चीज़? मेरे सामने बड़े अच्छे उपन्यासकार मौजूद हैं रत्नेश्वर जी। इनकी कहानियों में, इनकी कहानी शुरू होती है किसी स्त्री की कहानी से, उस कहानी में पर्यावरण की चिंता है। उस कहानी में एक बड़ी अच्छी पंक्ति है इनकी, वो लड़की पानी पानी, उसमें वो बड़ा अच्छा हिस्सा है कि वो लड़की खोदती है और अकाल है, दुर्भिक्ष है, लड़की ज़मीन खोदती है, खोदते खोदते उसको गीलेपन का एहसास होता है और उसको लगता है कि वह पानी मिल गया उसको। फिर जब वो बाहर निकालती है तो उसको उसमें उसका खून दिखता है। उस किस्से में देखिए, उस पंक्ति में देखिए आपको कितनी चीज़ें मिलेंगी। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने वह देखा नहीं, उन्होंने वहाँ पे एक कल्पना में कल्पना की उन्होंने इस एक परिस्थिति जो अकाल की है, परिस्थिति जहाँ पानी की कमी है और परिस्थिति जो गरीबी की है। समाज की तमाम चिंताएं वहाँ पर उस लड़की के ज़रिए वो उपस्थित है। तो कहानीकार, मुझे अगर आप रेणु का जिक्र करते हैं तो मैं उसको नई इस परिवेश में ले आती हूँ, रत्नेश्वर जी को सामने रखती हूँ, वो बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। सिनीवाले जी से मैं ये समझना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने कहा कि कई सारी लेयर्स अभी भी लोग लिख रहे हैं। आप भी एक महिला रचनाकार के नज़रिए से अभी पहले के मुकाबले अभी सोसाइटी में कितनी चेंजेस आप देख रही, और बिहारी स्वर जो महिलाओं का है वो किन रूपों में लिटरेचर में निकल के आ रहा है? देखिए, बदलाव तो बहुत हुआ है और सकारात्मक बदलाव हुआ है। अगर हम गांव को भी देखें, और शहर में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा अनुभव नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, लेकिन गांव में मैं देखती हूँ कि अब लड़कियाँ पढ़ने लगी हैं। और लड़की की माएँ जो पहले सोचती थी कि नहीं ये चूल्हा चौकी तक ही रहेगी, तो अब उनकी भी सोच बदली है और लड़कियाँ अब धीरे धीरे माँ बाप का सहारा बनने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन एक दूसरा बदलाव जो आता है साथ साथ कि मोबाइल का युग है। 15-16 साल की लड़की होती है, घर वाले को पता नहीं चलता है, 2 घंटे के बाद पता चला लड़की भाग गई, घर वाले को भनक तक नहीं लगती है। तो एक बदलाव ये भी है
कि सकारात्मक नकारात्मक हम वैसे दोनों देखते लड़कियां हैं। भागती पहले भी थी, अब ज्यादा नहीं। पता चलती हैं क्योंकि आजकल नहीं। ज्यादा रिपोर्ट होता है। नहीं नहीं, बात वो नहीं है, भागती थी पहले, लेकिन अब जो होता है कि मोबाइल के कारण कुछ पता ही नहीं चल पाता है। पहले चिट्ठी पकड़ाई, कुछ इधर उधर अफवाह फैली, अब कुछ होता ही नहीं है, अचानक पता चल लड़की चली गई। एक मुश्किल जो यहाँ पर है, और जो माँ बाप होते हैं एकदम अचानक से सख्ते में आते हैं। तो हम सकारात्मक और नकारात्मक उसी मोबाइल से लड़कियाँ पढ़ाई करती हैं और अच्छे से अच्छे जॉब में भी जा रही हैं। तो गांव का जो मैं ये सकारात्मक बदलाव देख रही हूँ, और साहित्य में भी अभी महिलाओं का बहुत बहुत अच्छा दौर चल रहा है। हम दोनों महिलाएं बैठी हैं संयोग से और कविताओं में भी महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं, उपन्यास भी, कहानी भी। तो साहित्य में भी उनका दौर बहुत बहुत बढ़िया है। आपका उपन्यास हेती वो एक पौराणिक उपन्यास है। तो अभी जो जिस तरह महिलाओं की जो समस्या है, या एक जो स्ट्रगल चल रहा है, अभी भी उनको लंबा सफ़र तय करना है, तो हेती के बहाने आप उसको कैसे अभी के परिवेश में कैसे जोड़ती हैं कि हेती कैसे आगे लेके जाता है आपके स्ट्रगल को, आपके संघर्ष को? मैं सबसे पहले तो कहूँगी कि मैं स्त्री पुरुष देख के नहीं लिखती। मुझे जहाँ लगता है कि काम होना चाहिए, बात कहनी चाहिए, चाहे पुरुष की बात हो चाहे स्त्री की हो, मैं उस हिसाब से अपना काम करती हूँ। और संयोग कुछ ऐसा रहा, पहले भी मैंने कई जगहों पर कहा कि मैंने पुरुष की परेशानी देखी शादी में। 2-3 पुरुषों को देखा जो कि बहुत ज़्यादा शादी में ऐसे जकड़े थे कि वो निगल नहीं पा रहे थे, और कानून भी उनके पक्ष में बहुत आसानी से खड़ा नहीं होता है। ना पुरुष में इतनी ताकत है उनमें कि वो लड़ सकें और बाहर आ सकें, और एक हमदर्दी भी महिला के प्रति समाज की आती है। तो जब मैंने इस सिचुएशन को देखा और कुछ कुछ अंतराल पर 2 पुरुषों को मैंने देखा, तो मैं बहुत बेचैन हो गई। उसी टाइम मैं महाभारत पलट रही थी, तो मुझे सुकन्या दिख गई कि च्यवन ऋषि तपस्या से उठ रहे हैं, और सुकन्या को आवाज़ दी, और सुकन्या गई और चमकीली वस्तु समझ के आँख फोड़ दिया, और उन्होंने कहा अब तो मैं शादी करूँगा इससे। महाराज ने कहा नहीं, मैं आपको नौकर चाकर दूंगा सेवा के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, पत्नी ही ऐसी है जो जीवन भर साथ नहीं छोड़ती है, बाकी तो सब छोड़ देगा, सो शादी करो अभी। तो शादी हो गई। उसके बाद महाभारत में तो ये कि सुकन्या पतिव्रता बन के पूरा जीवन रही उनके साथ। लेकिन मुझे लगा कि कोई भी स्त्री अचानक ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न हो तो कैसे वो शादी को स्वीकार करेगी और कैसे उनके साथ रहेगी। तो उस रूप में मुझे लगा कि सुकन्या का दर्द, सुकन्या का प्रश्न, और अभी की सुकन्या जो वर्तमान समय की लड़की अगर है तो उसे कैसे खड़ा होना होगा, और उसे भारतीय संदर्भ में अपनी बात कहनी है। मैं पाश्चात्य नहीं जा सकती, और हम भारत के पाठकों के लिए ही लिख रहे हैं। तो अपनी जो हमारी एक अपनी सीमा रेखा है हमारी, उसके बीच में रह के मुझे अपनी बात कहनी, क्योंकि हम जिम्मेदारी भी निभाते हैं और अधिकार पर भी सवाल करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम जिम्मेदारी ही 24 घंटे देखें। तो उस सुकन्या को बहुत मैंने सोचा उस पर। सबसे पहले बात आई भाषा की। तो कई लोगों का कहना था कि ये तो बहुत बड़ा चैलेंज ले रही हो अभी के समय में, ये कौन पढ़ेगा। मैंने कहा कि अगर मुझे पसंद है, मैं भी अभी के समय की हूँ, तो 2-4 तो मिल ही जाएंगे पढ़ने वाले, प्रयास तो किया जा सकता है। तो फिर कई ने कहा कि बहुत मेहनत होगी। मैंने कहा अगर मन तैयार है तो फिर मेहनत से क्या दिक्कत है, मैं कर लूँगी मेहनत। तो भाषा पे जो हुआ सो हुआ ही। फिर सुकन्या को मैंने ना कहना सिखाया कि पति हैं ठीक है, लेकिन उसके ना की भी अपना महत्व है, और वो पति के साथ रहते हुए कैसे उसका अस्तित्व च्यवन ऋषि से बड़ा होता है, ये मैं उस उपन्यास के माध्यम से दिखाना चाहती थी। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि आप रखें कि ये पौराणिक, या एक तरह से कहे कि पुराने जो पुराण है उससे उठाया। आपका भी एक उपन्यास है शर्मिष्ठा, वो भी आप जो महाभारत से पहले, महाभारत से पहले। तो क्यों ज़रूरत पड़ती है अभी के वक्त में, अभी का जो संघर्ष है या अभी का जो जीवन है, अभी का जो संसार है, उसको रचने के लिए आप एक मिथकीय पात्र जिसकी कोई ऐतिहासिकता नहीं है वहाँ चली जाती है, जबकि आप क्या इर्द गिर्द भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उससे आप क्यों नहीं निकाल के लाते? आपने शर्मिष्ठा पढ़ी है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी है। अगर आपने पढ़ी होती तो यह सवाल नहीं करते। कई सारे उपन्यास, मैं आपके उपन्यास पर सवाल नहीं है, कई सारी रचनाएं इस तरह की आ रही हैं। और एक नाटककार थे रेवती रमन, वो कहते थे कि ये कमज़ोरी है लेखक कि वो बार बार इतिहास में, मिथ में चला जाता है,
कि नए समय में नई बात लाओ, नए पात्र और नई कहानियों के माध्यम से भी तो बात की जा सकती है। तो क्या कारण है कि बार बार मिथ की तरफ चले जाते हैं? मेरे पास अच्छा जवाब है इसका। देखिए, अभी तक जो है स्त्रियां अभी तक माइनॉरिटी में ही, हाशिए पर ही है, माइनॉरिटी नहीं कहूँगी मैं, हाशिए पर ही है। तो जब तक स्त्रियों का का बहुमत नहीं हो जाएगा, मेजॉरिटी में नहीं हो जाएगा, तब तक मैं कोशिश यह करूंगी कि जो भी लिखा जा रहा है उसमें एक स्त्री दृष्टि हो और बहुल स्त्री दृष्टि हो, मतलब कि स्त्री दृष्टि की व्यापकता हो। और दुर्भाग्य, और यह वक्त ऐसा है कि जब हम लोग लुक बैक कर रहे हैं, अभी प्रियंका जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि वी आर लुकिंग इनवर्ड्स नाउ। अर्लियर वी वर गोइंग टू फॉरेन लिटरेचर और फॉरेन लैंग्वेजेस और फॉरेन मूवीज, नाउ वी आर लुकिंग इनवर्ड्स। लाइक हम लोग अब बहुत हद तक, और ये शायद मैं इसको हर तरह का पक्ष मानती हूँ, इसको अच्छा बुरा कोई भी इसके एस्पेक्ट हो सकते हैं, पर हम लोग अपनी अंदर की ओर देख रहे हैं। तो इस वक्त मिथक की व्यापकता बहुत ज़्यादा है जनजीवन पर। आप देख लीजिए, सबसे जो आप अमीश से ही उदाहरण शुरू कीजिए, या फिर आप देवदत्त पटनायक पर जाइए, या फिर आनंद नीलकंठन पर जाइए। मिथक की, या हमारे नरेंद्र कोहली साहब, मिथक की जितनी व्यापकता इन दिनों बढ़ी है, मिथक हमेशा, भारतीय मिथक हमेशा से बहुत ज़रूरी केंद्र है। चूँकि मेरा बपतिस्मा जो हुआ है वो मनु शर्मा की किताब कर्ण की आत्मकथा से हुआ है, और मैं 10 या 11 साल की थी जब मैंने वह किताब पढ़ी, तो वो भी मिथक था। तो जब आप इस वक्त, जब मिथक की व्यापकता इतनी अधिक है, तो मिथक सबसे ज़्यादा असर करेगा लोगों पर। अब मैंने क्या किया, शर्मिष्ठा एक छुपी हुई कैरेक्टर है, हर आपके पास गिरीश कार्नाड का ययाति है, आपके पास विष्णु सखाराम खांडेकर का ययाति है, आपके पास अमर चित्रकथा की कहानियां हैं। हर जगह शर्मिष्ठा जो है एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका अपना कोई से नहीं है। पर वहाँ पर एक चीज़ यह है कि, और बाद में उसका एक महत्व तब जगता है जब उसके बेटे को राजगद्दी मिलती है। पर वह शर्मिष्ठा जो कहीं भी दृश्य में नहीं थी, जो ययाति की पत्नी भी नहीं थी, मुझे वह शब्द नहीं उचित लगता है, पर वही शब्द आप लोग सोच लीजिए, पर मैं कहूँगी प्रेमिका थी जो कहीं से भी राज के केंद्र में नहीं थी। उसने कैसे अपने बच्चे को पाला होगा। और इस वक्त जब विवाह संबंध, जब लड़कियों की ना, उन्होंने बताया सुकन्या को ना कहना सीखा है, लड़कियों ने असर्ट करना सीखा है, लड़कियों ने ना कहना सीखा है, तो विवाह संबंधों में विच्छेद बहुत हो रहे हैं। और इसका एक डाटा है कि विवाह तो बहुत सारी एकल माएँ, सिंगल मदर्स परिदृश्य में है, और मैं खुद भी सिंगल मदर रही हूँ फॉर अ लॉन्ग पीरियड। आप तो उस वक्त जब मेरे संघर्ष थे, मैं अपने संघर्ष को कहना चाहती थी, पर मेरे संघर्ष क्या मायने रखेंगे? नहीं, मैं वही कह रहा था, मेरे संघर्ष क्या मायने रखेंगे? आई टुक आउट अ वुमन फ्रॉम लाइक फेडेड हिस्ट्री, और हिस्ट्री भी नहीं कहिए, माइथोलॉजी। शर्मिष्ठा को मैंने वहाँ से उठाया और शर्मिष्ठा को पढ़ा, बार बार पढ़ा, और मुझे लगा कि शर्मिष्ठा में वो तत्व हैं, शर्मिष्ठा में वो सारी बातें। और मेरी कहानी में कहीं भी नहीं कहती हूँ कि शर्मिष्ठा बिल्कुल एज इट इज़ वैसी लिखी गई है जैसे कि वह ब्रह्म पुराण में दर्ज है। नहीं, शर्मिष्ठा बिल्कुल नए भाव से लिखी गई है। इट्स माइथोलॉजी रीटोल्ड। मैं भाव पे नहीं जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप संघर्ष कर रही हैं। समाज में बहुत सैकड़ों उदाहरण हैं कि महिलाएं अकेले बहुत जज्बे के साथ लड़ रही है, सफलता भी हासिल कर रही है। उस बात को कहने के लिए मिथ का सहारा लेने की क्या जरूरत है? अगर कोई उदाहरण हमारे सामने होगा, वो ज्यादा मुझ पर असर करेगा। बात तो मैं कह रही हूँ कि आपने शायद आपने पहले वाला हिस्सा मिस कर दिया ना जवाब का। नहीं, मैं मिथक की व्यापकता, आप थोड़ा इसको बताएं कि मिथ की ओर क्यों बता रही हूँ। मिथक की व्यापकता इस वक्त बहुत ज़्यादा है, पब्लिक उन किस्सों में ज़्यादा ध्यान दे रही है। अगर आप किसी जगह आप सिंपल एक राम और सीता, मतलब क्या नाम, कोई भी नाम लगा लीजिए, अयोध्या मतलब राम का कोई सब, राघव और किसी जानकी की कहानी दिखा देते टीवी पर, तो क्या चलती उतनी? सिया के राम ज़्यादा चली। इसको आप मेरा कमर्शियल वैल्यू मानिए। मुझे मालूम था कि मिथक की स्टोरी, जहाँ से मैं मिथक की कहानी लूँगी, तो कहीं ना कहीं यह प्रसार, ये लोगों में एक मतलब उत्कंठा जागेगी। दे वुड वांट टू नो अबाउट इट। वो पढ़ना चाहेंगे, अच्छा ये शर्मिष्ठा की कहानी है, शर्मिष्ठा जो महाभारत से पहले हुई थी, जो कौरवों की पूर्वजा थी, उसके बारे में। तो लोगों में उत्कंठा जगा। देखिए, मैं लेखक हूँ, और लेखक की जो किताबें होती हैं, लेखक का प्रोडक्ट होता है। तो मैं उस तरह से एक व्यापारी भी हूँ। मैं चाहती थी कि मेरे प्रोडक्ट की मैक्सिमम रीच हो, और मैं मिथक के जरिए अपनी बात कहूँगी तो मेरी तुलना में वह बात अधिक लोगों तक पहुँचेगी। और हुआ भी वही, वह बात बहुत अधिक लोगों तक पहुँची, उसका एक असर हुआ, चाहे उन्होंने हेती के माध्यम से कहा हो या मैंने शर्मिष्ठा के माध्यम से कहा हो।
ठीक है, आप लेखक व्यापारी नहीं होता, ये मेरा मानना है। लेखक का आपके काम मानने से क्या मैं मान लूंगी? मैं एक पाठक के रूप में अपनी बात कह सकता हूँ, आप ना माने। लेखक समाज का अगुवा होता है, नेता होता है। उसका काम सोसाइटी को पीछे ले जाना नहीं होता है, बल्कि आगे ले जाना होता है। उस तरफ दृष्टि दिलाना होता है जिस तरफ हम देख नहीं रहे होते। ये आपकी जिम्मेदारी है। मुझे ऐसा लगता है आप ऑब्जेक्शन मिलॉट, हाँ, बिल्कुल ऑब्जेक्शन मिलॉट। आप ये कैसे कह सकते हैं कि शर्मिष्ठा या हेती के जरिए हम समाज को पीछे, हम लेखक पीछे मैं ले उस गए? पर्टिकुलर उपन्यास की बात में मैंने एक सवाल पूछा। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक नाटक देखा था यहाँ गिरीश कर्नाड का, नागमंडल। उसमें है कि वो, उसका पति उसको प्रेम नहीं करता है और वो एक सांप उसके पति का रूप धर के आ जाता है। बाद में वो प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके पति को लगता है कि तो विजयदान देथा की कहानी है। मैं बता रहा हूँ। और बाद में पंचायत होती है और वो होता है कि आप सांप के बिल में हाथ डालो, अगर काट लेगा तो तुम अधर्मी हो, अगर नहीं काटा तो तुम ठीक हो। सांप नहीं काटता है क्योंकि उसके साथ उसका रिश्ता था। अब या तो स्त्री सताई जा रही है या फिर देवी हो गई, मनुष्य नहीं है। तो मिथक ये भी करता है कि आपको मनुष्य होने से रोकता भी है क्या? ऐसा भी है क्या? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्यों मिथ में आप बार जो बार जाना? तमाम जो पहले, क्योंकि मैं मानती हूँ कि पहले के तमाम मिथक अमूमन पुरुषों के द्वारा लिखे गए थे, उनमें एक स्त्री दृष्टि का घोर अभाव था। आप यह देखिए कि आप ब्रह्म पुराण में शर्मिष्ठा के का किस्सा देखिए। अब होता क्या है कि शर्मिष्ठा जो है वो गार्डन में रहती, बगीचे में रहती है, और एक के बाद एक 4 बच्चे हो जाते हैं। देवयानी को पता नहीं चलता। क्या ये संभव है? एक औरत जो हद से अधिक ईर्ष्यालु हो, हद से अधिक अपने पति को लेकर के मतलब पॉजिटिव हो, उसकी पति की प्रेमिका के साथ 4 बच्चे हो जाओ, और वह प्रेमिका जो उसकी दुश्मन जैसी दोस्त हो और दोस्त जैसी दुश्मन हो, मतलब ऐसा है उन लोगों का, ऐसा नाता था। क्या यह संभव है? कई बार आप जब मिथक को पढ़ेंगे और स्थिर दृष्टि से पढ़ेंगे तो लॉजिक का घोर अभाव नजर आएगा। और वहाँ भी इसी वजह से मुझे लगता है कि जितने मिथक हैं, सारे मिथकों को फिर से लिखा। अब ठीक है, आप उनको खारिज मत कीजिए क्योंकि हर किसी की इच्छा है, कोई कुछ भी पढ़ेगा, बट इट शुड बी रीटोल्ड। हर मिथक को स्त्री दृष्टि से फिर से लिखा जाना चाहिए, क्योंकि मिथकों का असर बहुत है समाज पर। सिनीवाला जी, जैसा इन्होंने कहा कि मिथकों का असर इस वक्त ज़्यादा है, ये वक्त क्यों आया, कैसे आया, उस पर आप रोशनी डालें। क्या लेखक मेहनत करने से बचता है, रिसर्च नहीं करना चाहता है? तो एक चीज़ जो पहले से बनी बनाई है वहाँ से कुछ उठा लो, लिख लो, हो गया। ऐसी मानसिकता है क्या या नहीं है? मैं जानना चाहता हूँ, मतलब मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ आप पर। ये तो घोर आरोप है, घोर आरोप है ये, और कह रहे आरोप नहीं लगा रहे हैं। आरोप नहीं है। बतौर पाठक मेरे मन में सवाल आ सकता है मैं कि क्यों इसे ऐसा आपकी है? उत्सुकता कहूँगी। मुझे लगता है 2-3 सवाल मिल गया है तो मैं एक एक करके जवाब दूंगी। पौराणिक जब हम लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत बढ़ जाती है, क्योंकि आपके पास एक दायरा बना है, आपको उसी में रह के अपनी बात कहनी है, वो कहानी नहीं दोहरानी है, बस कुछ तथ्य आपको लेने हैं और आपकी अपनी दृष्टि होगी, और उस सीमा के अंदर रह के काम करना बहुत मुश्किल होता है। ये जो मेरा अपना अनुभव रहा है। जब मैं हेती का अंत कर रही थी, मुझे उसमें मानव विमर्श भी करना था। हालांकि मैंने सोच के कुछ नहीं किया कि ये भी डाल दूंगी, वो भी डाल दूंगी, ऐसा कुछ नहीं किया था। मुझे लगा ये आना चाहिए, आता चला गया। फिर लगा कि स्त्री पुरुष से अलग मानव है, सबसे ऊंचा मनुष्य है, तो मुझे मनुष्य पर भी बात करनी चाहिए। तो धीरे धीरे उपन्यास में मनुष्य विमर्श कहें आप, जो कह सकते हैं, उसे आया। जब अंत मैं कर रही थी तो अब मुश्किल है कि अंत क्या किया जाए, क्योंकि अंत तो कुछ और है सच्ची कहानी में। तो बहुत मेहनत के बाद जो अंत हुआ मेरी समझ में आया, मैंने किया। तो पौराणिक पे लिखना वर्तमान से लिखने पे ज़्यादा मुश्किल है, सबसे पहली बात। और पौराणिक अभी लिखा जा रहा है क्योंकि मुझे लगता है लेखकों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए ज़्यादा लिखा जा रहे हैं। तो लिखा तो ये शुरू से जा रहा है। आप निराला को पढ़िए, राम की शक्ति पूजा। रामायण तो लिखा गया लेकिन राम की शक्ति पूजा लिखी गई, और राम पर तो पता नहीं कितना लिखा जा चुका है, सीता पर शुरू से लिखा जा रहा है। और मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि मैं बाबा की लाइब्रेरी में संभवतः सावित्री पर इंग्लिश में लिखी किताब, इनकी नाम भूल रही हूँ, देखी है मैंने। बहुत पुरानी किताब है, बहुत मतलब मैंने बचपन में जो देखी है। तो लिखा जा रहा है शुरू से, लेकिन अभी लेखकों की संख्या है और हम आसानी से सामने आ पा रहे हैं। प्रचार प्रसार थोड़ा पहले से आसान हो गया है, इसलिए दिखाई ज़्यादा दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि स्त्रियों द्वारा जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं, बहुत कहानियों को मैंने मुश्किल है कि सबका सब पढ़ लूँ, असंभव है, जिनसे गुजरा है उसमें एक चीज़ जो मुझे महसूस हुई कि कहानी में स्त्री मुक्ति की बात, चेतना की बात होती है,
फिर वो कहीं बैंकों में है, स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, जो कहानी में पोर्ट्रे होता है कि एक ताकतवर है, लेकिन फिर भी अंत में या पूरी कहानी में लगता है कि वो पीड़ित है लगातार, कि उसे सताया जा रहा है, सिर्फ सताई जा रही है, जबकि वो उन्मुक्त भी है, बैंकों में काम करे, रेलवे में काम करे, यहाँ वहाँ काम करे, आर्थिक रूप से भी संपन्न है। तो उसके बावजूद भी मुझे ये लगता है कि क्या वहाँ से एक शुरुआत, जो सताई हुई स्त्रियाँ हैं, पीड़ित स्त्रियाँ हैं, उनके लिए उन पात्रों के ज़रिए लेखकों को कोई नई बात, कोई नया रास्ता खोलना चाहिए क्या, कि अब हम सिर्फ सताए नहीं जा रहे हैं, बहुत हमारे बीच सिर्फ सताई हुई स्त्रियाँ नहीं हैं, मैं उन स्त्रियों का पक्षधर रहा हूँ जो संघर्ष करके रास्ता दिखाती है। तो क्या वैसे पात्र सोसाइटी में नहीं हैं, कम हैं, या लेखकों की दृष्टि नहीं जा रही है? सिर्फ सताई हुई स्त्रियों की आप कहानी स्त्री मुक्ति से क्या समझते हैं? मुझे एक लाइन में बताएंगे तो मैं आपके मैं सवाल का जवाब दे पाऊंगी। स्त्री मुक्ति, उस बहस में हम ना जाएं कि नहीं स्त्री नहीं, मुक्ति, एक पंक्ति में बता दीजिए ना, तो मैं अपने सवाल का जवाब दे दूंगी। स्त्री मुक्ति मेरे लिए कि जिस दिन उनके हाथ में आर्थिक ताकत आ जाएगी और जिस दिन समाज के निर्णय में वो शामिल हो जाएंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जानते हैं सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे है, आर्थिक स्वतंत्रता स्त्री मुक्ति का केंद्र नहीं है। मैंने स्त्री राजनीति भी मुक्ति जोड़ा, का राजनीति भाई भी। राजनीति तो तब करेंगी ना जब मानसिक स्वतंत्रता होगी। स्त्री मुक्ति का केंद्र है कंडीशनिंग से छुट्टी, मुक्ति में जो समाज की कंडीशनिंग है, क्योंकि स्त्रियां कई बार खुद भी उसकी विक्टिम होती हैं और खुद ही गिल्ट, अपने ऊपर एक गिल्ट ओढ़ लेती हैं कि अरे पति आया, अच्छा वो दोनों नौकरी कर रहे हैं, देख लीजिए दोनों आर्थिक रूप से संपन्न हैं, दोनों अपने फैसले ले सकते हैं, पति आया जॉब से, वो भले ही नौकरी कर रही है, अपना काम कर रही है, मैंने उसको पानी नहीं दिया, वो गिल्ट में चली जाएंगी। पति कभी भी उस गिल्ट में नहीं जाता है, पर पत्नियां उस गिल्ट में चली जाती हैं। तो अरे आपका तो किस्सा अलग है भाई, आप अपवाद में हैं, आप छोड़ दे आप छोड़ दे। तो मैं अमूमन की बात कर रही हूँ, मैं अधिकतम की आप सहमत होंगे उसमें, कि उस गिल्ट से स्त्रियां खुद, जो सामाजिक कंडीशनिंग है, जो सामाजिक बंधन है, उससे जिस दिन मुक्त हो जाएंगी। आप यह देखिए, स्त्री क्या अभी आप ये कहना चाह रहे हैं मुझसे कि जो तमाम किस्से हैं उसमें सताई हुई स्त्रियां हैं। आपको उन स्त्रियों के बारे में पढ़ना है जिन्होंने अपने कंधे पर एकदम चीज़ों को खींच लिया, तो उसके लिए कहानीकारों को क्यों पढ़ रहे हैं? इंदिरा नूई के किस्से के वीडियोस देखा कीजिए ना, बहुत गजब की बातें करती हैं। पर इंदिरा नूई भी जब अपनी बातें कर रही होती हैं अपने वीडियोस में, तो इंदिरा नूई भी कहती हैं कि भाई बहुत मुश्किल होता है दो चीज़ों को, अपने करियर को और अपने परिवार को एक साथ रखना, क्योंकि उम्र के उस दौर में जब करियर ऊपर चढ़ रहा होता है तो पति सबसे छोटा बच्चा बन जाता है, जो एक्सपेक्ट करता है कि आप वहीं पर रहो, मौजूद रहो। और साथ ही साथ इंदिरा नूई ये भी कहती है कि मेरी बेटियां, इंदिरा नूई पेप्सिको की पहली फीमेल CEO थी, एंड पेप्सिको का CEO बनना कोई बहुत छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। उनकी बेटियां उन्हें बार बार कहती थी कि मम्मी, मेरी सारी फ्रेंड्स की मम्मियाँ वहाँ उस PTM में थी और उस फैमिली मीटिंग में थी, लेकिन मैं नहीं थी। तो जब अब इंदिरा नूई की सफलता के ही किस्से क्यों लिखे जाएं? इंदिरा नूई के उस स्ट्रगल के, उस सफरिंग के किस्से क्यों ना लिखे जाएं? क्योंकि हर सफल औरत या हर सफल व्यक्ति के अपने तमाम सफरिंग्स भी होते हैं। और अभी स्त्रियों को अपनी सफरिंग लिखने दीजिए ना, जिस दिन हम सचमुच में वास्तव में बहुत सफल हो जाएंगे, हमारी सफलता के किस्सों से आपका मतलब मन गूंजेगा। अभी थोड़ा धीरज रखिए। अभी सब लोग कह के गए, विनोद सर भी और मयंक जी और प्रियंका जी और प्रशांत सर, सब लोग कह के गए, हर चीज़ का एक वक्त आता है, हर चीज़ का भी वक्त आएगा। अभी सताने के किस्से पढ़ लीजिए और सफलताओं की को वीडियो पे सुन लीजिए, पर उसमें सफरिंग भी ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि माया एंजेलो जो बहुत ही सफल लेखक मतलब पोएट रही हैं और 70 साल की उम्र पे 2-3 साल पहले उनकी डेथ हुई। उनका ये कहना था, व्हाट डू यू सी, उन्होंने किसी से पूछा, एक सफ़ेद वाइट अमेरिकन से पूछा उसने, व्हाट डू यू सी व्हेन यू लाइक गेट अप इन द मिरर, तो उसने कहा कि आई सी अ वुमन, और माया एंजेलो ने कहा आई सी अ ब्लैक वुमन। तो हर औरत की हर जगह पर हर परिस्थिति में अपनी सफरिंग की कहानी है। एक औरत जो मैला उठा रही है उसकी अपनी सफरिंग होगी, और एक औरत जो पेप्सिको की CEO बन रही है उसकी अपनी सफरिंग होगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अकाउंट सफरिंग्स ऑफ वीमेन, क्योंकि सफरिंग्स ऑफ वीमेन नहीं होगा तो यह पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह से कितने पापड़ बेल कर वो औरत वहां पहुंची है। उसका सम्मान जो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली क्लेम बैक दैट रिस्पेक्ट। अरे उस सब मतलब मेरा वो नहीं कहना था कि सफरिंग बिल्कुल आनी चाहिए, लेकिन क्या नए लेखक जो युवा रचनाकार जिस विषय पे बात कर रहे हैं, क्या कुछ रास्ता दिखा पा रहे हैं कि उन स्त्रियों की कहानियाँ, उनके किस्से भी आए जिन्होंने कोई रोशनी दिखाई हो कहीं?
हम कब तक, जबकि मैंने जो कहा कि कई कहानियों से गुजरते हुए लगा कि पात्र मजबूत है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, फिर भी वो रोना रो रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे किस्सों में, मेरे शर्मिष्ठा में, शर्मिष्ठा लास्ट में ययाति को छोड़ देती है, आगे बढ़ जाती है। वहाँ पे अगर एक प्रॉब्लमेटिक, इसने भी कहा कि ना कहना सिखाती, सुकन्या ना कहती है, उस परिस्थिति में वो अपने पति को ना कहना जानती है। तो मेरी कहानी में या कितकित में ही, मेरी कितकित में दोनों जो नायिकाएं हैं उस व्यक्ति को छोड़ देती हैं, आगे बढ़ जाती हैं कि जहाँ पे, और दोनों आपस में मिल जाती हैं। तो समझ, बात यह है कि जहाँ पे अब्यूज़ हो, या तो कहीं ना कहीं पे वो पुरुष को इतना अच्छा बना देती हैं, जैसे काउंट ऑफ ब्लेसिंग है शिल्पी झा की कहानी, उसमें पुरुष इतना बढ़िया है कि वो समझने लगता है स्त्री की बात को और उसका काउंटर पार्ट हो जाता है। तो आप एक्चुअली दरअसल क्या है कि हम क्या चुन रहे हैं। आप अगर जानना चाहते हैं कुछ अच्छी कहानियों के बारे में जिसमें स्त्रियों ने रास्ता दिखाया है, तो प्लीज़ मुझसे आफ्टर द इवेंट बात कीजिए, मैं भेज दूंगी। आखिरी सवाल आप दोनों से जवाब चाहूँगा उस पर, कि स्त्रियों की जो पीड़ा है, जो सताया जाना है, इसके पीछे दो बड़े रीज़न है। एक तो राजनीति भी है और दूसरा है धर्म। क्या आजकल की जो स्त्री लेखिकाएं हैं, स्त्री लेखक है जो लिख रही हैं, वो धर्म और उसकी कुरीतियों और उसके जाल में जो उलझी हुई महिलाएं हैं उसको केंद्र में ला रही हैं, उस पर लिख रही हैं क्या? जैसे कि आपने कहा कि इस वक्त मिथ का या ज़्यादा व्यापकता है, तो आखिर कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं कि वहीं धकेल दो, उनको वापस ना आने दो? तो जो धर्म एक बड़ा अरंगा लगाता है बाहर निकलने में, संघर्ष को दबाने में, वो आ रहा है क्या, केंद्र में है क्या? मैं जानना चाहता हूँ बतौर लेखिका आप लोगों से। उपन्यास अभी अचानक से मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, या कहिए स्वप्रचार का लोभ है तो हेती का ही नाम लूँगी। उसमें विवाह संस्था पर बात होती है, और विवाह किस तरह से, सुकन्या है तो सुकन्या के लिए मुश्किल भरा होता है, उसी तरह से पुरुषों के लिए भी मुश्किल भरा कभी कभी साबित होता है। और धर्म तो किस तरह से महिलाओं को जकड़ के रखा है, धर्म ने, हम सभी जानते हैं। सप्ताह में 5 दिन उनका उपवास ही उपवास रहता है, और एनीमिया हो जाए, हज़ार तरह की समस्या आ जाए। हमारा काम है कि हम कहीं से आशा की किरण ढूंढ लाएं, अगर ढूंढ सकते हैं तो, क्योंकि साहित्य का काम हमेशा आशा है। नहीं, अगर हर बार संभव नहीं है आशा, क्योंकि हर रचना का अंत आपको तब एक ही जैसा नज़र आएगा, तो कम से कम समस्या को उस रूप में रखें कि जो भी, अगर पुरुष भी पढ़ ले तो उसे लगे नहीं, सच में ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, और ये बदलाव हो। और अगर नहीं भी पुरुष समझ पा रहे हैं तो कम से कम हम अपनी बात तो रख पा रहे हैं, अपने तरीके से हम अपनी बात रख रहे हैं। और पुरुषों में बदलाव शुरू हुआ है, क्योंकि मैं भी जब अपने आसपास के पुरुषों को देखती हूँ तो अभी भी पुराने डिज़ाइन वाले भी पुरुष चले आ रहे हैं, लेकिन नए भी जो आए हैं तो उनका भी स्वागत हमें करना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य के साथ रहना चाहते हैं। हम भी मनुष्य हैं और हम मनुष्य की उम्मीद भी करते हैं। जी, सवाल रिपीट करेंगे आप? धर्म सबसे बड़ी बाधा है स्त्रियों को आगे जाने में, और आपने कहा कि मिथ की इस वक्त ज़्यादा व्यापकता है, बार बार मिथ की तरह बहुत लोग लौटते हैं, तो फिर आपको जकड़ देगा। तो उससे मिथक क्या केवल धर्म से जुड़ा हुआ है? नहीं, अभी जो धर्म, जो औरतों के आगे जाने में बाधा है, उसके खिलाफ महिलाओं का लेखन आ रहा है। मिथक शब्द का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मिथक केवल धर्म का मसला नहीं है, मिथक लोक का, परंपरा का, किस्सा गोई का मसला है, और किस्सा गोई को कई तरह से बदला जा सकता है। हाँ, रही बात धर्म की, तो धर्म के अपने, अब देखिए ये आप कहाँ बुलवा रहे हैं, वैसे ही मैं क्या बदनाम हूँ, आप क्या चाहते हैं कि पत्थर ईंटा सब पड़वा दें क्या? धर्म का मसला है। हाँ, धर्म कई बार, धर्म जो है वह कई बार, और कई बार क्या, अक्सर ही स्त्रियों की कब्र पर फलता फूलता है, अक्सर ही। क्योंकि आप देखेंगे कि कर्मकांड जो है उसमें नाम पुरुषों का होता है, और उसको निभाने की जिम्मेदारी जो होती है वो अमूमन औरतों के ऊपर होती है। करवा चौथ में ही आप, या तीज में ही देख लीजिए, जीता पुरुष है, उसको उपवास सहती औरतें हैं। हालांकि एक नया ट्रेडिशन ज़रूर शुरू है। देखिए हम यहाँ पे बहुत वो डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, संतुलित बातें कर रहे हैं। नया ट्रेडिशन ज़रूर शुरू हुआ है कि कुछ पुरुष भी रखने लग गए हैं। पर क्या ज़रूरत है इस उपवास की? क्या ज़रूरत है उस 13 दिन के श्राद्ध भोज की, जिसमें औरत जो है वो भूखी रह करके, मतलब वो जो करताइन होती है, चूँकि मेरी मम्मी करताइन बनी थी तो बेचारी एक बार भी खाना खाती थी और 13 दिन में सूख के बराबर हो गई थी। तो जो करताइन क्यों 13 दिन तक भूखी रहे? तो तमाम चीज़ें जो हैं, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आजकल रचनाओं में आ रही है। हाँ, बिल्कुल आ रही हैं। आप उसकी कहानी पढ़िए, आप क्या नाम है, और
अनुकृति उपाध्याय की कहानी है हर श्रृंगार के फूल, उस कहानी में यह पूरा परिदृश्य है। तो आप जब रचनाओं को, आजकल की रचनाओं को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि लोग अपनी जगह से अपनी बातें कर रहे हैं। हाँ, धर्म के अपने रूप रंग सब कुछ हैं, और वो कहीं ना कहीं औरतों को दबाते, पर देयर आर चेंजेस। जैसे कि अब पीरियड्स के दौरान औरतें पूजा घर जाने से बहुत कम हिचकती है। एटलीस्ट मैं जिस सोसाइटी में और जिस परिवेश में रहती हूँ वहाँ पे मासिक धर्म जो है वो पूजा ना करने से इनफैक्ट अपनी आस्था को रोकता नहीं है। तो देयर आर चेंजेस विच आर हैपनिंग एंड आई एम होपफुल कि ऐसे परिवर्तन होते रहेंगे। बहुत संतुलित। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सभी का, आप तीनों ही का।